हेलो 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 हेलो। हाँ जी बच्चों, आ गए लाइव। हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्यूचरकल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचरकल कोचिंग की बायोलॉजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है भैया। जय हिंद मैम। आई एम बिलोंग टू जौनपुर। ओके, चलिए। बॉबी जी आ चुके हैं, रोहित आ चुके हैं, ललित आ चुके हैं, सोनू आ चुके हैं, अमर प्रसाद आ चुके हैं, सुरेश आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं। चलिए, उमेश, ललित, बनी, संजू, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चों के अलग अलग नाम दिख रहे हैं। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? जल्दी से बताओ, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई ऐसा बच्चा है जो मतलब अभी तक बायोलॉजी की एक भी क्लास नहीं किया है और आज क्लास आकर कर रहा हो, तो बेटा आज छोड़ दो। आप अगर कोई बच्चा नया है जिसने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, वो मंडे से मेरे साथ ज्वाइन करना, अभी मत करना। चलो, नमस्ते नमस्ते भैया, शुरू करें अपनी आज की क्लास। ओके, बढ़िया चल रही है मैम, बहुत मस्त चल रही है मैम पढ़ाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 2026 में सिलेक्शन लेना है ना? हाँ, क्या सोचा है? चलो स्टार्ट करें हम अपनी आज की क्लास। हाँ जी बेटा, एकदम सफिशियंट है अभिषेक, एकदम सफिशियंट है बिहार एसएससी के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब आप सबने मेरा मूड एकदम फ्रेश कर दिया कि मैम हमारी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही है। चलिए फिर शुरू करते हैं। कल हमने स्टार्ट किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र, और मैंने कहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 5 मेन ऑर्गन्स होते हैं। किसी भी लड़की का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो 5 ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। नंबर 1 पे आते हैं ओवरीज। 2 होती हैं ओवरीज। ओवरीज का काम क्या होता है? अंडा बनाना, एग बनाना। अब ये एग मैंने कल पढ़ाया था, जब लड़की का जन्म होता है तब से ही उसके ओवरीज में एग होते हैं, लेकिन वो एग मैच्योर होके निकलते कब है? जब उस लड़के की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है यानी कि उसकी प्यूबर्टी ये शुरू होती है तब। तो कल हमने पढ़ लिया था ओवरीज का एक काम होता है एग फॉर्मेशन, दूसरा क्या? ओवरी 2 हार्मोन रिलीज करती है। पहला हार्मोन जिसको हम एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं, है ना, जिसको हम एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं, और एस्ट्रोजन हार्मोन को हम फीमेल हार्मोन कहते हैं, मादा वाला हार्मोन कहते हैं। दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तभी रिलीज होता है जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, इसलिए हम प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। इतनी बात हमने कल की क्लास में जान ली थी। किसी को कोई डाउट नहीं है यहां तक? तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। सुनो मेरी बात। अब ये जो ओवेरीज है, मान लो ये, अच्छा एक बात सुनना ध्यान से, ओवेरी में अंडे होते हैं, है ना? तो एक बार एक अंडा हर महीने एक बार इस ओवेरी से निकलेगा, अगले महीने इस ओवेरी से निकलेगा, ऐसे होता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो ओवेरी से यहां से अंडा बन के बाहर निकल गया, ये अंडा यहां से बाहर निकल जाता है। इस फेज को क्या कहा जाता है? इसे ओव्यूलेशन कहा जाता है, इसे अंडोत्सर्जन कहा जाता है। फिर से सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि ओवेरीज में अंडे होते हैं, अंडाशय में अंडे होते हैं। एक महीने एक ओवेरी से अंडा बाहर निकलता है, दूसरे महीने एक और ओवेरी से इधर वाली से, फिर इस वाली से अगले महीने में, फिर इस वाली से अगले महीने में, ऐसे ऐसे निकलते जाते हैं। तो ये अंडा यहां से यहां आ गया बाहर निकल के, और बाहर निकल के आने को बोलते क्या हैं? इसे कहते हैं इंग्लिश में ओव्यूलेशन, हिंदी में कहा जाता है अंडोत्सर्जन। क्या कहा जाता है? अंडोत्सर्जन। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ओव्यूलेशन करवाता कौन सा हार्मोन है, हार्मोन करवाता कौन सा है। और मैंने कल बताया था कि अंडा जब मैच्योर नहीं होता है तब तक हम उसको क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, और जब मैच्योर हो जाता है तो उसको ओवम यानी अंडा कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो यहां पर एग है, इसको मैच्योर किसने किया, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल की डेवलपमेंट में कौन सा हार्मोन काम करता है। ये 2 क्वेश्चन एकदम रट्टा लगा लेना, एग्जाम में आते हैं।
ठीक है, 2 क्वेश्चन अच्छे से रट्टा लगा लेना, एग्जाम में आते हैं। चलिए मैं लिखवा देती हूं आपको किस तरीके से, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसी के कंटिन्यू में आपने यहां तक नोट्स बनाया होगा, तो अब सुनो, मैं नोट डाल के लिखवा रही हूं। नोट का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या, वैसे तो ये चीज हम जब हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वापस आएगी, लेकिन अभी यहां पर काम है तो हम यहीं पे पढ़ लेते हैं। बच्चों, एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है FSH। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? इसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंतजार करेंगे कि मैम हिंदी में लिखेंगी। नहीं बेटा, हार्मोन की फुल फॉर्म हिंदी में नहीं होती है। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं FSH हार्मोन, इसका फुल फॉर्म है। यही हिंदी है, यही अंग्रेजी है, ठीक है। ये क्या करता है, इसके नाम में क्लियर है। देखो फॉलिकल, कल मैंने कहा था ना, जब तक अंडा इमेच्योर रहता है, एक नया नया अंडा है, वो मैच्योर नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो इसका काम इसके नाम में छुपा है, ये ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर करता है, ये फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये लो, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो लिख दो, इसका फंक्शन लिखो इस हार्मोन का। FN का मतलब है फंक्शन, कार्य, क्या काम करता है। तो लिखिए इट इज हेल्पफुल इन मैच्यूरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। कुछ किताबों में सीधा फॉलिकल लिखा हुआ मिल सकता है, कोई बात नहीं है, वो ग्राफियन फॉलिकल की ही बात कर रहा है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल होता क्या है? इमेच्योर एग, जो मैच्योर नहीं हुआ है। तो हिंदी में लिखो, यह हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल की परिपक्वता में सहायक है, उसको मैच्योर करने में हेल्प करता है। ग्राफियन फॉलिकल की परिपक्वता, या आप लिख सकते हो उसके विकास में सहायक है, डेवलपमेंट करता है, उसको मैच्योर करता है। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, FSH हार्मोन क्या करता है? अच्छा बच्चों, ये मत समझ लेना कि FSH हार्मोन ओवरी बनाती है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है जो ब्रेन में होती है, आगे आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल मैंने कहीं पर भी ये चीज नहीं लिखी है, तो तुम कहीं गलत लिख लो, राइट। इसने क्या किया, जो महिलाओं के ओवरीज में अंडे होते हैं उसको मैच्योर कर दिया, ठीक है, मैच्योर हो गया। अब बच्चों याद रखना, मैच्योरेशन में, एग को मैच्योर होने में लगभग 1 से 14 दिनों का टाइम लगता है। कितना? लगभग स्टार्टिंग के 14 डेज में एग मैच्योर होता है। जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। करता कौन है उसको? FSH हार्मोन। तो इसका काम लिख लो। एक दूसरा हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो हार्मोन है LH हार्मोन। LH की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अब ये हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही कहते हैं। ये क्या करता है? ये ओव्यूलेशन करवाता है। इसका काम होता है ओव्यूलेशन करवाना, ओव्यूलेशन करवाता है। अब ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ओवेरी से अंडा बाहर निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। जो अंडाशय होता है उससे अंडा बाहर निकलना। अब बाहर कहां? तो फैलोपियन ट्यूब में। अभी तो बताया, ये अंडा है, ये अंडा यहां से निकल के बाहर इस फैलोपियन ट्यूब में आ गया, तो इसको साइंस की लैंग्वेज में ओव्यूलेशन डेज कहा जाता है, अंडोत्सर्जन प्रक्रिया कहा जाता है। 14 डेज तक अंडा मैच्योर हुआ, 14वें दिन अंडा बाहर निकल जाता है यहां पर। अब जो 15वां, 16वां, 17वां दिन है, 15, 16, 17 डेज हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसी को ओव्यूलेशन डेज कहा जाता है। तो ओव्यूलेशन का मतलब क्या हुआ मोटा मोटा? मैम, ओवेरी से अंडा बाहर निकल के फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है यहां पर, इसी को कहा जाता है ओव्यूलेशन डेज, ओव्यूलेशन पीरियड या ओव्यूलेशन प्रोसेस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ओव्यूलेशन डेज कौन कौन से होते हैं, आप आंसर करके आओगे 15, 16, 17। कितने दिन? लगभग 2 से 3 दिन। हाई रिस्क होती है प्रेगनेंसी की, इसी को ओव्यूलेशन डेज कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आ गया हार्मोन यहां पे बाहर। अब क्या होगा? अब पहले समझो, फिर आपको आगे लिखवाएंगे सारी चीजें। तो ये अंडा यहां पर आके निकल के, ये मैं बना दूं, इसको एग बना दूं? जी मैम, ये ओवा है, अंडा है। अब अगर इन दिनों में
15, 16, 17 डेज, जिसको ओव्यूलेशन डेज कह रहे हैं, इन दिनों में इस महिला ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ठीक है, यौन संबंध बनाए, तो यहां से सीमेन की एंट्री होती है। सीमेन कल पढ़ाया था क्या होता है, सीमेन की एंट्री यहां से होगी। सीमेन में क्या होते हैं, स्पर्म्स, शुक्राणु कोशिकाएं होती है। तो ये शुक्राणु ऐसे यहां से ट्रेवल करते 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 इस फैलोपियन ट्यूब में, इस अंडे के पास आ जाते हैं। आ गया स्पर्म, और मैंने कहा था मिलियंस ऑफ स्पर्म में से एक स्पर्म ऐसा होता है, एक शुक्राणु कोशिका ऐसी होती है जो इस अंडे को फर्टाइल करती है, इस अंडे का साथ फ्यूजन करती है, संलयन करती है। तो इस रास्ते से स्पर्म्स आए, शुक्राणु कोशिकाएं आई, और शुक्राणु कोशिकाएं में से मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से एक स्पर्म जो है वो इस ओवम को, इस अंडे को फर्टाइल कर देगा, इसका निषेचन कर देगा। और पता है इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को बायोलॉजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। बच्चों जब आप PYQ लगाओगे तो इतनी बार एक क्वेश्चन मिलेगा आपको रिपीटेड मोड में कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है। आपका आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब, आपका आंसर होगा अंडवाहिका नली। ये नली है, इसमें होता है। ये नली जो है वो आपकी, आप बताओगे 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। खैर इसकी लंबाई आपको नहीं याद रखनी है। यहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन कहते किसको है वो समझो। ये एग है, हां जी मैम, ये स्पर्म सेल है, हां जी मैम, दोनों का फ्यूजन हो गया, ऐसे दोनों का संलयन हो गया, और दोनों के फ्यूजन से एक नई सेल बनती है। इस नए सेल को आप जाइगोट कहते हैं, इसको आप युग्मनस कहते हैं। और इसी प्रोसेस को बायोलॉजी में हम फर्टिलाइजेशन, निषेचन का नाम देते हैं। तो आइए हम इस चीज को नोट्स में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, तो एक नंबर पे ओवेरी, ओवेरी हमने पढ़ लिया, जितने सारे कॉन्सेप्ट थे सारे समझ लिए। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है, एग्जाम में आ सकता है, इसी को बोलते हैं ओविडक्ट। ओवी का मतलब ओवम, डक्ट का मतलब नली। वो नली जिसमें ओवम होता है, अंडा होता है, उसी को ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई लिखनी है, अगर आपको लेंथ लिखनी है तो आप लिख सकते हो, बाकी अगर एग्जाम में कभी पूछा तो नहीं है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है। अब इस नली में होता क्या है, बस एग्जामिनर यही पूछता है। लिखना फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर, मैं बस शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, नोट्स में आपको पूरा लिखा हुआ मिलेगा। इस नली में होता है फर्टिलाइजेशन। इस जगह होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फैलोपियन ट्यूब में कौन सी प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है ओवम। ओवम का मतलब अंडाणु कोशिका, ओवम का मतलब क्या, अंडाणु कोशिका का किसके साथ जुड़ना, स्पर्म सेल के साथ जुड़ना। ये क्या है, स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका। जब एक शुक्राणु कोशिका अंडाणु कोशिका के साथ संलयन कर जाती है, जुड़ जाती है, उसको फर्टाइल कर देती है, तो उसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, उसी को आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन दोनों के जुड़ने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। तो एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, होता क्या है फर्टिलाइजेशन, कहां होता है, फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अरे फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो होता है, लेकिन किस जगह होता है, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में होता है। समझ गए मेरी बात, जी मैम समझ गए। अब सुनो, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से बनता क्या है, एक नया सेल बनता है, और इस नई सेल को बोलते हैं हम जाइगोट। क्या कहते हैं इसको, जाइगोट कहते हैं, युग्मनस कहते हैं। तो अब सुनो जरा फर्टिलाइजेशन की परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगी। जब एक शुक्राणु कोशिका अंडाणु कोशिका के साथ जुड़ जाती है, उसको फर्टाइल कर देती है, उसको निषेचित कर देती है, तो इस प्रोसेस से एक नया सेल बनता है जिसको हम जाइगोट युग्मनस कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को आप नाम क्या देते हैं, फर्टिलाइजेशन नाम देते हैं। तो बच्चों दोनों के फर्टिलाइजेशन से एक नया सेल बन के आ गया, एक नई कोशिका बन गई। इसी कोशिका को क्या बोलते हैं हम, जाइगोट। जाइगोट एक सेल है, मैंने एक ही बनाया है यहां पर। ये वो सेल है जिससे पूरा बच्चा बन जाएगा आगे चलकर। हाँ, ये वो सेल है जिससे आप मैं सब लोग बने हैं ऐसे। मेरी बात समझ में आई,
यस और नो? आ गई बात समझ में? जी मैम, ये जाइगोट बन गया। अब मुझे बताओ जाइगोट बना कहां? बहुत ध्यान से समझना। यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहीं पर जाइगोट बन गया। ये देखो जाइगोट, ये जाइगोट बन गया, नया सेल बन गया जाइगोट। जी मैम। अब क्या होता है, ये जाइगोट ऐसे एक है, ये अपने आप को डिवाइड करेगा। जाइगोट में सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, तो 1 से 2 बनेंगी, फिर ये आगे डिवाइड करेगी तो इससे 2 4 बन गई, फिर इन 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16 बनेंगी, ऐसे। जाइगोट हमारे शरीर की प्रथम कोशिका है जिससे पूरा का पूरा बॉडी बन जाता है, पूरा का पूरा लिविंग बॉडी बन जाता है। एक जाइगोट से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। मैम नहीं समझे, आप फोटो दिखाते हैं, समझाते हैं, आपकी खोपड़ी में बैठाते हैं। ये देखो, ये फेलोपियन ट्यूब है, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं और जूम कर देती हूं ताकि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में। सुनो, ये ओवेरी, ओवेरी से देख रहे हो अंडा बाहर निकल रहा है। जी मैम, अंडा बाहर निकला यहाँ पे। हाँ जी मैम, स्पर्म्स आ गए, क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। ये देखो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद पहले दिन में क्या बना? सिंगल सेल जाइगोट बना। ये जाइगोट है, दिख रहा है? जी मैम। अब इस जाइगोट में दूसरे दिन क्या होगा? एक जाइगोट से 2 नई सेल बन गई, देखो। तीसरे दिन क्या होगी? 2 से 4 बन गई, साफ देख रहे हो यहां पर लिखा हुआ, तीसरे दिन 4 सेल्स बन गई, ठीक है। चौथे दिन कितनी बन गई? 4 से 16 बन गई। जब 1 से 2 बनेंगी तो 4 से कितनी बनेंगी? 16। और 5वें दिन ऐसे बहुत सारी सेल्स का एक गुच्छा बन जाएगा, क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाएगा, बहुत सारी कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाएगा। पता है इसे नाम क्या देते हैं? इसे ब्लास्टोसिस्ट नाम देते हैं, इसे ब्लास्टोसिस्ट नाम देते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 बन गई, ऐसे बन गई 5वें दिन में। और बेटा क्या हो गया? एक बहुत सारी सेल्स का, फर्टिलाइज्ड सेल्स का, अब ये सेल नहीं बची है, ये फर्टिलाइज्ड हो गई है, तो इसको फर्टिलाइज्ड सेल बोलेंगे, निषेचित अंडा बोलेंगे इसको। और इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, बहुत सारी सेल्स का एक क्लस्टर यानी गुच्छा बन गया, इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? अब इस चीज को आप अपने नोट्स में कैसे लिखोगे? चलिए आपको लिखवाते हैं। आप कैसे लिखोगे कि इस तरीके से फर्टिलाइजेशन हुआ। जी मैम। अब जाइगोट से क्या होगा? 1 से 2 बनेंगे, फिर 2 से कितने बनेंगे बेटा? इस 2 से आगे 2, इस 2 से आगे 2, तो 4 हो गए। 2 से 4 हो गए। अब इससे आगे 2, इससे आगे 2, इससे आगे 2, इससे आगे 2, तो टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। फिर ऐसे करते 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 इस तरीके से बहुत सारी सेल्स का एक गुच्छा बन जाता है, ऐसे क्लस्टर ऑफ सेल्स, ऐसे बहुत सारी सेल्स का क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, ऐसे बन गया। बन गया? हाँ कि ना? जी मैम। तो इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। हिंदी में सेम नाम है, ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा, क्लस्टर ऑफ सेल्स। ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ये ब्लास्टोसिस्ट अभी तक फैलोपियन ट्यूब में है, ये अभी तक फैलोपियन ट्यूब में है। आप देखो ना, ये रहा फैलोपियन ट्यूब में, देख रहे हो ये। अब क्या होगा? 5वें दिन के बाद या 5वें दिन से शुरू हो जाता है ये ब्लास्टोसिस्ट, यहां से आके ये यूट्रस में आके इंप्लांट हो जाता है ऐसे। यूट्रस गर्भ की दीवार के साथ आके चिपक जाता है ऐसे, इसी को इंप्लांटेशन कहा जाता है। 5वें, 6ठे, 7वें दिन में क्या हो जाता है? यहां पर आकर ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ऐसे आके धंस जाता है, यूट्रस की दीवार के साथ आके चिपक जाता है, और इसको बोला जाता है इंप्लांटेशन। इसका मतलब ये लड़की अब प्रेग्नेंट हो गई, ये लड़की अब प्रेग्नेंट हो गई है। इसके यूट्रस में क्या आके यहां पर इम्ब्रियो बन गया है। यहां पर ये ब्लास्टोसिस्ट से धीरे धीरे इम्ब्रियो, इम्ब्रियो का मतलब है बहुत सारी सेल्स बन गई हैं, और ऐसे करके अगले 9 महीने में सेल से, टिश्यू, टिश्यू से, ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा बॉडी एक बच्चा बन के तैयार हो जाएगा। 9 महीने इस गर्भ में बच्चा रहेगा। 9 मंथ्स इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। 9 मंथ्स, 9 महीने तक इस यूट्रस में, गर्भ के अंदर क्या होता है? इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। और 9 महीने के बाद इस यूट्रस की जो माउथ है, जिसको हम सर्विक्स ग्रीवा कहते हैं, उसकी ओपनिंग होती है और वेजाइना से बच्चा बाहर निकल जाता है, बच्चा दूसरी दुनिया में आ जाता है। ये लो,
ऐसे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। तो हमने ओवेरी पढ़ा, हमने फैलोपियन ट्यूब पढ़ा। अब तीसरा, ये ब्लास्टोसिस्ट जाके कहां पर इंप्लांट हो जाता है? इंप्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर। तो तीसरे ऑर्गन का नाम लिखो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यूटेरस। यूटेरस या हिंदी में वूम्ब कहते हैं, और सॉरी वूम्ब और हिंदी में गर्भाशय या गर्भ कहते हैं, गर्भ या गर्भाशय। ये वो जगह है जहां पर एक मां अपने बच्चे को 9 महीने तक रखती है और उसका पूरा भ्रूणीय विकास करती है। अब समझना ध्यान से, ये यूट्रस है इस तरीके से, ठीक है? ये पूरा यूट्रस होता है फीमेल का, ऐसे। इस यूट्रस में इस तरीके से, ये यूट्रस की अंदर वाली, सबसे अंदर वाली दीवार होती है, ऐसे लेयर होती है। बड़ा ध्यान से समझना बेटा, कॉन्सेप्ट यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या है? ये यूटेरस है, ये गर्भ है या गर्भाशय है। तो गर्भाशय में यहां पर इसकी जो अंदर वाली लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम लेयर। क्या कहते हैं इसे? इसे एंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं। हिंदी में एंडोमेट्रियम परत कहा जाता है। वैसे तो गर्भाशय में 3 परत होती हैं, लेकिन यहां पर आपको जानना है सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम लेयर या परत। और इस परत के साथ आके यहां पे ऐसे ब्लास्टोसिस्ट ऐसे आके चिपक गया। अब धीरे धीरे इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर बहुत सारी सेल्स बनेंगी, बहुत सारे टिश्यू बनेंगे। बाद में इसको क्या कह दिया जाता है? इसमें इसको नाम दे दिया जाता है इम्ब्रियो। इम्ब्रियो का मतलब है भ्रूण। पहले आया था तब ब्लास्टोसिस्ट था, अब चिपक गया इस दीवार के साथ, तो इसको इम्ब्रियो कहते हैं, इसको भ्रूण कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? हाँ जी मैम, ठीक है। आप इसको ब्लास्टोसिस्ट भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने उसके सबसे अच्छा, चलो आप ब्लास्टोसिस्ट लिख लो, कोई बात नहीं, उसके बाद इम्ब्रियो लिख लो, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज होते जाओ। ये ब्लास्टोसिस्ट ऐसे आके चिपक गया, ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की सबसे अंदर वाली दीवार के साथ आके चिपक गया, और बाद में इस ब्लास्टोसिस्ट से क्या बनता है? इम्ब्रियो बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। और भ्रूण से फीटस, फीटस से पूरा बच्चा बन जाता है। और इस बच्चे को बनने में पूरा कितना गेस्टेशन पीरियड लगता है, कितनी गर्भ अवधि लगती है? 9 मंथ्स लगते हैं, 9 महीने लगते हैं। ये लो, 9 मंथ्स लगते हैं। आगे मेरी बात समझ में? 9 महीने लगे। इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं? ये ब्लास्टोसिस्ट इस एंडोमेट्रियम लेयर के साथ आके धस गया, चिपक गया, इसको नाम क्या दिया था इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रत्यारोपण। कोई चीज आकर यहां पे रोपित हो गई है, रोपण हो गया है उसका, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब आप पूछो कि मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? तो सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इम्प्लांटेशन कहां होता है, तो आपका आंसर होगा यूट्रस या वोम में। आपसे पूछेगा इम्प्लांटेशन गर्भाशय की कौन सी परत के साथ चिपकता है, आपका आंसर होगा एंडोमेट्रियम लेयर के साथ आके चिपक जाता है। 9 महीने की गेस्टेशन पीरियड होता है फीमेल मैमल का। 9 महीने तक बच्चे का यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। और 9 महीने के बाद क्या होता है? तो सुनो, 9 महीने के बाद ये जो यूट्रस होता है, इसके माउथ को, इस हिस्से को बोलते हैं सर्विक्स, ग्रीवा कहते हैं। इस सर्विक्स की ओपनिंग होती है, यहां पर टिश्यूज होते हैं, ब्लड वाले मसल्स के टिश्यूज। ये टिश्यूज ऐसे फटते हैं, माउथ की ओपनिंग होती है, सर्विक्स की ओपनिंग होती है। यूट्रस के मुंह को सर्विक्स कहा जाता है। इसकी ओपनिंग होती है और ये बच्चा वेजाइना से होता हुआ बाहर निकल जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको मैं क्या कहना चाह रही हूं? तो इस तरीके से फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं मैंने सारे आपको समझा दिए हैं। बस सर्विक्स में आपको एक पॉइंट याद रखना है, सर्विक्स इज नोन एज माउथ ऑफ यूट्रस। इसको गर्भ का मुंह कहा जाता है, सर्विक्स को, इसको माउथ कहा जाता है। किसका? गर्भ का। गर्भ का माउथ कहा जाता है। ये माउथ की ओपनिंग होती है और बच्चा यहां से बाहर निकल जाता है। तो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म।
खत्म, इतना ही पढ़ना था आपको। सारे ऑर्गन्स पढ़ लिए, आपको एक एक चीज पता है यहां पर कि कहां से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने सब कुछ करवा दिया है आपको। कहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, कहां पे oogenesis होता है, कहां पे इम्प्लांटेशन होता है, किसके माउथ की ओपनिंग होती है और कहां से बच्चा बाहर निकल जाता है, कौन सी दीवार के साथ चिपकता है, गर्भाशय की कौन सी दीवार या कौन सी परत के साथ चिपकता है। तो इस तरीके से हो गया। कौन अंडे को मैच्योर करता है, कौन अंडे को बाहर निकालता है, FSH LH। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज। हाँ जी मैम। तो ये हो गया आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहां पे खत्म हो गया। अब जो सबसे ज्यादा आपका डाउट वाला क्वेश्चन था, कल तक की क्लास में आ रहा था, मैम ट्विंस बच्चे कैसे पैदा होते हैं। आइए आपको सिखाते हैं। जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया उसमें एक स्पर्म ने एक अंडे को फर्टाइल किया जी मैम। तो क्या हो गया उससे एक बच्चा पैदा हो गया। अब सुनो, आपका जो डाउट था सबसे ज्यादा कि मैम ट्विंस बच्चे कैसे पैदा होते हैं। मैंने कहा स्पर्म्स तो मिलियंस ऑफ आते हैं। अरे भैया 200-250 मिलियन स्पर्म आते हैं। ठीक है, 200-250 मिलियंस में से सिर्फ एक ही स्पर्म ने, ध्यान से सुनना, एक शुक्राणु कोशिका ने एक अंडाणु कोशिका को क्या कर दिया, फर्टाइल कर दिया। ये एक अंडाणु कोशिका, एक शुक्राणु कोशिका है, तो एक अंडाणु और एक शुक्राणु कोशिका का फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ, एक नई सेल बनी। लेकिन ये फर्टिलाइज्ड एग जो है ये दो भागों में बंट गया, ऐसे दो भाग में बंट गया, अलग अलग दो भाग में बंट गया, जाइगोट। अरे भैया फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट। लेकिन ये जाइगोट कुछ समय के बाद दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ऐसे बंट गया। तो इस हिस्से से एक नया एम्ब्रियो बन गया, इससे एक नया एम्ब्रियो बन गया। तो बताओ कैसे दो बच्चे पैदा होंगे ना, इस गर्भ में दो बच्चे जाके लग जाएंगे। तो इसे ट्विंस प्रेगनेंसी कह देते हैं। लेकिन ऐसे ट्विंस को आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। आइडेंटिकल का मतलब आपने देखा होगा ना, राम श्याम सीता गीता। क्योंकि ये एक ही अंडे से बने हैं तो ये दिखने में भी एक जैसे होंगे। मतलब एक को छुपाओगे दूसरे को ले आओगे तो पता नहीं लगेगा कौन राम है कौन श्याम है, आपने देखा होगा। तो आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, वो ट्विंस जो एक ही अंडे के दो हिस्से से बने हुए हैं। अंडा तो एक ही है ना, स्पर्म भी एक ही है, अंडा भी एक ही है। तो भैया एक जैसे लक्षण लेके आएंगे ये दोनों। ये या तो दोनों लड़के होंगे या तो दोनों लड़की होंगी। समझ गए मेरी बात। इनके या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़की होंगी। इनकी शक्ल वकल सब एक जैसी होगी बेटा, बस इनका फिंगरप्रिंट अलग होगा, क्योंकि दुनिया में दो फिंगरप्रिंट एक जैसे किसी के भी नहीं है। अब आओ दूसरी तरफ, दो अंडे दो स्पर्म। मैंने कहा कि भाई ओवेरी में अंडे होते हैं बहुत सारे। मान लो किसी मंथ दो अंडे एक साथ मैच्योर हो गए और दोनों अंडे एक साथ बाहर निकल गए फैलोपियन ट्यूब में, और स्पर्म तो वैसे भी मिलियंस ऑफ आते हैं। तो इस बार दो स्पर्म ने आकर दो अलग अलग अंडों को फर्टाइल कर दिया। दो शुक्राणु कोशिकाओं ने दो अंडाणु कोशिकाओं को क्या कर दिया, फर्टाइल कर दिया। तो यहां पर भी तो ट्विंस बनेंगे, लेकिन ये सेपरेट होंगे, टू एम्ब्रियोज होंगे, अलग अलग एम्ब्रियो होंगे, ऐसे दोनों अलग अलग। और इन्हें कहते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। ये जो होंगे ये एक साथ पैदा होंगे, लेकिन इनकी शक्ल अलग अलग होगी, इनके फेस के फीचर्स अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर दो अलग अलग अंडे थे और दो अलग अलग स्पर्म थे। एक लड़का एक लड़की पैदा हो सकती है। ठीक है, तो ये होते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस, या इनको बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। दिखने में एक जैसे नहीं होंगे ये। आइडेंटिकल का मतलब है दिखने में एक जैसे। तो क्या आपको समझ में आया कि ट्विंस प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है? नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझो, मैं आपको समझाती हूं। मान लो कि एक ही स्पर्म, वन, आप लिख लेना, नोट्स बना लेना इसका, ठीक है, वन स्पर्म प्लस वन एग या ओवम, एक अंडाणु कोशिका और एक शुक्राणु कोशिका के फर्टिलाइजेशन से एक जाइगोट बना नया। लेकिन ये जाइगोट ऐसे दो हिस्सों में टूट गया फर्टिलाइजेशन होते ही, तो इससे दो अलग अलग एम्ब्रियो बन गए। एक एम्ब्रियो ये बन गया, एक भ्रूण ये बन गया और एक भ्रूण ये बन गया। दो एम्ब्रियो जाके इंप्लांट हो गए यूट्रस में। तो एक बच्चा इससे बना, एक बच्चा इससे बना,
तो ये ट्विंस प्रेगनेंसी है और ऐसी प्रेगनेंसी को बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल का मतलब है इनकी शक्ल एक जैसी होगी बेटा, और यहां पर चांसेस होते हैं जेंडर भी सेम होने के। हमेशा नहीं हो सकता, ये नहीं कि मैम ने कह दिया आइडेंटिकल ट्विंस है तो हमेशा ही दोनों जेंडर एक जैसे होंगे, नहीं। 90% चांसेस होते हैं यहां पे जेंडर सेम होने का। दो लड़का है तो दो लड़का पैदा होगा, दो लड़की है तो लड़की। इसे आइडेंटिकल ट्विंस कहेंगे, लेकिन जो दोनों होंगे वो हूबहू एक जैसे होंगे। अब दूसरी ट्विंस प्रेगनेंसी में क्या होता है वो समझने की कोशिश करो। दो स्पर्म्स, दो शुक्राणु कोशिका, दो अंडाणु कोशिका को क्या कर दी, फर्टिलाइजेशन कर दिया। तो क्या बना बेटा, दो हैं तो इससे दो के दो फर्टिलाइजेशन से तो दो जाइगोट बनेंगे। अब ये सेपरेट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, ये अलग भ्रूण है और ये अलग भ्रूण है, तो दो एम्ब्रियो का मतलब दो बच्चे पैदा होंगे, और ऐसे जो ट्विंस बच्चे पैदा होंगे इनको नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। नॉन आइडेंटिकल का मतलब है ये पैदा एक ही दिन होंगे, एक ही साथ बने हैं, एक ही दिन एक ही साथ पैदा होंगे, लेकिन प्यारे बच्चों इनकी शक्ल एक जैसी नहीं होगी, और यहां पर जेंडर अलग अलग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सेम नहीं आ सकते, 90% अलग अलग आने के चांसेस होते हैं, एक लड़का एक लड़की। इसी को बोलते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस, दूसरा जो नाम होता है इसका, इसी को फ्रैटर्नल ट्विंस बोलते हैं। तो ऐसे बन जाते हैं ट्विंस बच्चे, जुड़वा। देखे होंगे आपने, राम श्याम सीता गीता बहुत सुने होंगे ना। तो ये इस तरीके से देखो बेटा, आप इसमें ध्यान से देखना एक चीज, क्या बता रही हूं मैं, ये एम्ब्रियो, ये जाइगोट एक ही था, अभी इस एक जाइगोट से दो एम्ब्रियो बन गए, एक ये रहा एक ये रहा, और ये दोनों एक ही प्लेसेंटा पर जिंदा रहते हैं। अभी प्लेसेंटा क्या होती है अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आइडेंटिकल ट्विंस, 90% इनके जेंडर सेम होने के चांसेस रहते हैं। ये होते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस, एक साथ रहे लेकिन इसका प्लेसेंटा अलग है, इसका प्लेसेंटा अलग है, दोनों के अलग अलग है। दो बच्चे एक साथ पैदा हुए, 90% चांसेस होते हैं जेंडर डिफरेंट होने का, एक लड़का एक लड़की पैदा होने के 90% चांसेस हैं, ठीक है। ये लो, इस तरीके से आपके दो दो ट्विंस हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? जी मैम। तो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां पे खत्म होता है। अब नोट डालकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो मेरे साथ नोट करते जाओ। आइए जरा आपको पढ़ाते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं। सुनो बेटा, एक नाम होता है हैप्लॉइड सेल। क्या नाम होता है बच्चों? हैप्लॉइड सेल। अच्छा, सेल्स एस भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं। एक गुणी कोशिका, एक सेल को बोलते हैं हैप्लॉइड सेल, एक गुणी कोशिका। एक दूसरा नाम होता है जिसको बोलते हैं डेप्लॉइड सेल्स। बच्चों बहुत ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट का बहुत बार एग्जाम में आता है। द्विगुणी कोशिका, एक गुणी कोशिका, द्विगुणी कोशिका। क्या आपने सुना है हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, उनको क्रोमोसोम्स, उनको गुणसूत्र कहते हैं। आगे आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। अब सुनना, कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं? आपने सबने सुन रखा है 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी सेल्स में। 23 जोड़ी का मतलब क्या हो गया? नंबर में 46। ऐसी कोई सेल जिसमें ओनली 23 क्रोमोसोम्स हो, ओनली 23 क्रोमोसोम्स हो, मैं जोड़ा नहीं लिखी हूं, ओनली 23 क्रोमोसोम्स हो, यानी कि नंबर में 23 गुणसूत्र हो, उस सेल को कहते हैं हैप्लॉइड सेल। ऐसी कोई भी सेल जिसमें ओनली 23 क्रोमोसोम्स हो, क्रोमोसोम्स हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। क्रोमोसोम्स हो, उसे हम हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। दो एग्जाम्पल याद रखने हैं हैप्लॉइड सेल के। हैप्लॉइड सेल जैसे आप एग्जाम्पल याद रखोगे, स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु कोशिका में नंबर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ओनली 23। ओवम, अंडाणु कोशिका में भी नंबर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23। ये लो, तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे स्पर्म कैसी सेल है, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा?
बताओ जरा, आपका आंसर होगा हैप्लॉइड सेल। अगर आपसे पूछे ओवम, एग, अंडाणु कोशिका, डिंब कोशिका कैसी है? हैप्लॉइड सेल। अब बच्चों डेप्लॉइड सेल क्या होती है? ऐसी सेल जिसमें 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स हो, जिसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र हो। और 23 जोड़ी का मतलब क्या हो गया? मैं ब्रैकेट में लिख सकती हूं 46 क्रोमोसोम्स हो। ऐसी कोई सेल जिसके अंदर 23 जोड़ी क्रोमोसोम हो, उसको आप डेप्लॉइड सेल कहते हो। अब प्यारे बच्चों सुनना, स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स थे? 23। ओवा या अंडाणु कोशिका या ओवम आप लिख रहे हो, उसमें भी कितने थे? 23। दोनों आपस में जुड़े, फर्टिलाइजेशन हुआ, एक नई सेल बनी, उसमें कितने क्रोमोसोम्स आ गए? दोनों के 46। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं जाइगोट जिसको आप युग्मनज कोशिका बोलते हैं, वो कैसी सेल है? वो एक डेप्लॉइड सेल है। इस जाइगोट में 23 क्रोमोसोम स्पर्म से आए, शुक्राणु से आए, और 23 क्रोमोसोम ओवम से आए या ओवा से आए 23 क्रोमोसोम, तो टोटल कितने हो गए? 46। इसका मतलब जाइगोट कैसी सेल है? एक डेप्लॉइड सेल है। अब आप लोग कहते हो ना कि मेरे में मेरे पापा जैसे लक्षण हैं, मेरी हाइट मेरे पापा पे गई है, मेरे बालों का कलर मम्मी पे गया है, तो क्यों नहीं जाएगा? देखो ना, 23 क्रोमोसोम आपके पापा, स्पर्म किसमें बना? पापा में तो बना। तो 23 क्रोमोसोम पापा से आए हैं, 23 मम्मी से आए हैं, तब जाकर आपकी एक जाइगोट सेल बनी 46 क्रोमोसोम वाली। और इसी जाइगोट सेल से आप पैदा हुए हो। तो आप में मम्मी के भी लक्षण आए हैं, पापा के भी लक्षण आए हैं। और कल मैंने बताया था कि बच्चा पैदा करने का योगदान माता और पिता दोनों का 50-50% होता है। आप इस चीज को यहां पर देख के समझ भी सकते हैं कि मैम ने क्यों बोला था। ये लो, ये लो, है ना? तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भैया स्पर्म कैसी सेल है, ओवा कैसी सेल है, हैप्लॉइड सेल क्या होती है, डेप्लॉइड सेल क्या होती है, जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? जाइगोट में 23 जोड़ी यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। याद कर लोगे? मैंने नोट डाल के लिखवा दी ये चीज। जी मैम, याद कर लेंगे। आ जाओ दूसरे कॉन्सेप्ट में, नोट के दूसरे कॉन्सेप्ट में चलते हैं। नोट डाल के दूसरे कॉन्सेप्ट में लिखना है आपको क्या? वो पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 है। पॉइंट नंबर 2 में बेटा एक शब्द सुनते हो आप बहुत बार, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरा। क्या होता है प्लेसेंटा? मां अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है। तो मां अपने बच्चे को खाना, पानी, दवाई, सब कुछ, ऑक्सीजन, खून, सब कुछ अपने बच्चे को देती है। आपने सुना होगा मां अपने बच्चे को खून से सींचती है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर बच्चे तक खाना पहुंचाना है तो मां के ही शरीर से जाता है। तो मां और बच्चे के बीच में एक मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, उसी मेम्ब्रेन को हम प्लेसेंटा कहते हैं, उसी मेम्ब्रेन को हम अपरा कहते हैं। प्लेसेंटा क्या है? बहुत सारे टिश्यूज की एक मेम्ब्रेन है, इस तरीके से बनी हुई मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन की सहायता से, सुनना, मां के बॉडी से ब्लड भी आता है, ऑक्सीजन भी आता है, खाना भी आता है, पानी भी आता है, जिसको आप बायोलॉजी में पढ़े लिखे लोगों की लैंग्वेज में बोलोगे तो न्यूट्रिशन, भोजन। भोजन, अगर कोई बच्चे तक दवा पहुंचानी है, यानी कोई मेडिसिन बच्चे तक पहुंचानी है, तो वो भी किसकी सहायता से आती है? इसी प्लेसेंटा की सहायता से आती है। इसी प्लेसेंटा की सहायता से आती है। और ये प्लेसेंटा है, ये टिश्यूज की मेम्ब्रेन है, इसमें ब्लड भी होता है, इसमें ऑक्सीजन, खाना, पानी, दवा, भोजन, न्यूट्रिशन, सब कुछ बच्चे तक जाता है। मैम दिखाओ, चलो आपको दिखाते हैं कि आखिर ये प्लेसेंटा कैसी है। ये देख रहे हो, ये बनी हुई प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है बेटा, ये प्लेसेंटा है। ये देखो, ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, ये अपरा है। ठीक है? अब क्या होगा? ये प्लेसेंटा बच्चे तक कैसे खाना पहुंचाती है? ये प्लेसेंटा ऐसे आगे जाकर ऐसी पतली सी हो जाती है और ऐसा एक कोड सा बना लेती है, ऐसा वायर से, और ये बच्चे की नाभि से जुड़ा हुआ होता है, नाभि से। इसको बोलते हैं एम्बिलिकल कोड। इसको क्या बोलते हैं? एम्बिलिकल कोड बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गर्भ नाल। वो नाल जो गर्भ में बना था,
और ये बच्चे की नाभि से जुड़ा हुआ होता है, बेली बटन से जुड़ा हुआ होता है। और जैसे ही 9 महीना हो गया, जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है, तो डॉक्टर इस प्लेसेंटा को सीजर से, कैंची से यहां से कट कर देता है, कट करके इसको थ्रो कर देता है और इस नाल को इतना सा छोड़ देगा जो नाभि से लगा हुआ नाल है, और बाद में 11 दिन बाद ये एम्बिलिकल कॉर्ड सूख जाता है और सूख के अपने आप नीचे गिर जाता है उस बच्चे का 11 दिन बाद। इसीलिए कहते हैं 11 दिन तक बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के अंदर क्या इन्फेक्शन हो सकता है, उसका नाल अभी सूखा नहीं है, नाल की सहायता से पानी वानी नाभि में जा सकता है, जिससे बच्चे के पेट में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं 11वें दिन पे, 99% 11वें दिन पे गिर जाता है, किसी किसी बच्चे में 12वें दिन पे, किसी किसी में ज्यादा गर्मी में बच्चा पैदा हुआ तो 10वें दिन में सूख जाता है। ये 10, 11, 12 दिन में ये एम्बिलिकल कॉर्ड सूख के गिर जाता है और ये अलग हो गया वो बच्चा। अब उसको नहला सकते हो, सब आप काम कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया प्लेसेंटा क्या होता है? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, सुनो एग्जामिनर। मां अपने बच्चे को खाना, पानी, भोजन, विटामिन, दवा, ऑक्सीजन, खून किसकी सहायता से पहुंचाती है? प्लेसेंटा अपरा की सहायता से। ठीक है, और एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि इस प्लेसेंटा में कितनी आर्टरीज होती हैं, कितनी वेन्स होती हैं, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस प्लेसेंटा के अंदर 2 आर्टरीज, 2 धमनी होती हैं। 2 क्या होती है? धमनी, और 1 वेन होती है। अब मुझे आप लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है धमनी से क्या जाएगा, वेन से क्या आएगा। बताओ, मुझे बताने की जरूरत है क्या? अरे धमनी से प्योर ब्लड जाएगा बच्चे के पास, और प्योर का मतलब क्या है? ऑक्सीजन पहुंचेगा बच्चे के पास। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हाँ मैम। और सुनो, वेन से क्या? इम्प्योर ब्लड बच्चे से वापस आएगा। इम्प्योर का मतलब क्या होता है? CO2 वाला ब्लड। ये लो, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या कि भैया ये बताइए कि इस प्लेसेंटा के अंदर कितनी आर्टरीज होती हैं, कितनी वेन्स होती हैं। तो आपको याद रखना है इसमें 2 आर्टरीज होती हैं, 1 वेन होती है, 1 वेन होती है। याद कर लोगे? यस और नो? हाँ, 2, 2.5, 3 किलो की होती है प्लेसेंटा। बाद में डिलीवरी के समय इसको कट करके फेंक देते हैं, डॉक्टर डस्टबिन में डाल देते हैं। आजकल तो इस प्लेसेंटा से बहुत सारी मेडिसिन वगैरह बनने लग गई है, बिकॉज इसके अंदर देखो ना क्या नहीं है, इसके अंदर न्यूट्रिशन सब कुछ है। ठीक है जी मैम, आ जाओ। अब नेक्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन और लिखवाती हूं नोट डाल के। बच्चों, आपने सुना होगा बच्चे के चारों तरफ पानी की थैली होती है ना? हाँ, बच्चा गर्भ में होता है तो उसके चारों तरफ एक फ्लूइड होता है, वो पानी की थैली नहीं होती, वो फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, हिंदी में इसको बस एमनियोटिक तरल पदार्थ कह देते हैं। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उस बच्चे के चारों तरफ एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, एक थैली जैसा। उस थैली को एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और जब मां अपने बच्चे को जन्म देती है, यानी कि जब जन्म होने वाला होता है, डिलीवरी का समय आता है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है ये फट जाता है। ऐसी थैली होती है, ये थैली फट जाती है, इसी को आप पानी की थैली कहते हो। ये देखो, इस बच्चे के चारों तरफ ये थैली दिख रही है, ये वाली, इस थैली में एमनियोटिक फ्लूइड है। इसी में वेस्ट वगैरह सब कुछ रहता है बच्चे का। अब बच्चा पेट मतलब गर्भ के अंदर है तो बाहर तो वो कर नहीं सकता अपना वेस्ट का मतलब अपशिष्ट पदार्थ सारा यहीं पे रहता है। अगर इसको उल्टी हुई है, सुना होगा ना, उल्टी कर दी बच्चे ने, पोटी कर दी बच्चे ने, अब तो सी सेक्शन करना पड़ेगा, डॉक्टर्स डराते हैं, है ना, सुना होगा आपने। तो ये वही थैली होती है, बाद में ये थैली फटती है और फटने के बाद ये बच्चा यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसको डॉक्टर कट कर देता है, इस नाल को इतना छोड़ देता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसके चारों तरफ जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, उसे एमनियोटिक तरल पदार्थ कहा जाता है या एमनियोटिक पदार्थ कहा जाता है। ये लो, ये खत्म। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको PYQ लगवाऊंगी तो वहां पर आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आ गई मेरी बात समझ में? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां खत्म होते हैं। एक डाउट एक बच्चे का कल था कि मैम जब स्पर्म्स फीमेल के बॉडी में आते हैं तो कितने दिन तक सरवाइव करते हैं? तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नोट डालकर लिख लीजिए। जैसे ही स्पर्म फीमेल बॉडी में आया,
तो स्पर्म का फीमेल बॉडी में लाइफ स्पेन कितना है, स्पर्म का जीवन काल। अच्छा, मैं मेल बॉडी की बात नहीं कर रही हूं, अरे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ गया तो कितने दिन तक सरवाइव कर सकता है, तो 48 से 72 आवर्स, यानी 2 से 3 दिन तक स्पर्म्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिंदा रहता है। अगर इतने टाइम में इसने फर्टिलाइजेशन कर दिया तो भैया वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी, अदरवाइज वो स्पर्म वापस बाहर निकल जाते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज से होते हुए। पॉइंट मेरा क्लियर हुआ? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स का जीवन काल कितना होता है, 48 से 72 आवर्स, 48 से 72 घंटे तक फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म आकर रुक जाता है, जीवन काल होता है इसका इतना। ये लो, ये आपका पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है। अब बचा आपका एक छोटा सा पार्ट, वो देख लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लो बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवर्त काल या मासिक धर्म काल या मासिक धर्म चक्र कहते हैं, ठीक है बेटा, और इसको आम भाषा में लोग पीरियड्स भी कह देते हैं। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है? सबसे पहले एग्जाम में जब भी आए, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, 28 डेज करके आना है, 29, 23, 31 नहीं कर देना, 28 दिन की साइकिल होती है ये, सिर्फ 28 दिन की। अब सुनो, 28 दिन में होता क्या क्या है इसके अंदर, किसी फीमेल बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं इस 28 दिन में, ये फोटो समझना आप। सुनो, ये 28 दिन है टोटल, दिख रहा है ना, ये ग्राफ है, ये देखो, ये ग्राफ है 28 दिन का। जी मैम, ये 0 डेज, ये 14 डेज, यानी कि 0 से लेकर 14 डेज तक तो एग मैच्योर होता है। अभी तो पढ़ा है मैंने कि जो फॉलिकल्स होते हैं उनको एफएसएच हार्मोन क्या करता है, मैच्योर करने का काम करता है, यानी कि इस साइकिल में 14 डेज तक एग मैच्योर होता है। 14 डेज के बाद ओव्यूलेशन हो जाता है 15वें, 16वें, 17वें दिन में। मैं आपको बना के समझाती हूँ, खैर छोड़ो, डायग्राम को छोड़ो, आप तो मेरे से बना के समझाती हूँ मैं आपको। ये एक साइकिल है जिस पर 0 डेज है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 28 है। तो प्यारे बच्चों, 0 से 14 डेज में क्या होता है, एग जो है वो मैच्योर होता है, एग मैच्योरेशन होता है। अब मुझे ये मत पूछ लेना कहाँ होता है एग मैच्योरेशन, अरे भैया एग कहाँ होते हैं, ओवरी में, अंडाशय में। तो अंडाणुओं का परिपक्वता होती है, अंडाणु मैच्योर होते हैं, उनकी डेवलपमेंट होता है। कितने दिनों में होता है मैम? 14 डेज में। 14 डेज तक जो फॉलिकल्स होते हैं वो ओवम में कन्वर्ट होते हैं। हो गया? अब क्या होगा, 14 डेज के बाद कौन सा दिन आएगा, 15वां, 16वां, 17वां, इन 3 दिनों को कहा जाता है ओव्यूलेशन डेज। ओव्यूलेशन का मतलब क्या बताया था मैम ने, अंडा जो है वो ओवेरी से बाहर निकल के फैलोपियन ट्यूब में आ जाना ओव्यूलेशन कहलाता है। अरे ओव्यूलेशन का मतलब अभी तो समझाया था, ओव्यूलेशन का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब में अंडा बाहर आके इंतजार कर रहा है, ठीक है, ओव्यूलेशन इसको कहा जाता है। अब अगर इन 3 दिनों में इस महिला के साथ 15वें, 16वें, 17वें दिन में जब अंडा फैलोपियन ट्यूब में आके इंतजार कर रहा है, तो अगर इस महिला ने सेक्सुअल इंटरकोर्सेस किया विदाउट एनी प्रोटेक्शन, तो बेटा स्पर्म्स की एंट्री हो जाएगी, और स्पर्म की एंट्री हुई तो स्पर्म जैसे ही आएगा तो स्पर्म को यहां पर क्या मिल जाएगा, यहां पर एग मिल जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ऐसे फर्टिलाइजेशन हो गया, बाद में जाइगोट बनेगा, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट आके यहां चिपक जाएगा, यानी ये महिला प्रेग्नेंट हो गई प्रेग्नेंट। ये प्रेगनेंसी का केस है। अब दूसरा केस समझो, मैम यहां पर स्पर्म्स की एंट्री नहीं हुई, स्पर्म आए नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस हुए ही नहीं हुए, तो भैया ये अंडा एज इट इज रखा है भाई। जब स्पर्म्स की एंट्री नहीं हुई तो क्या ये अंडा ऐसा कैसा रखा है, कहां पे आप बताओगे बेटा, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यहां पर अंडा है इस जगह। अब जैसे ही 17वां दिन बीत जाता है, उसके बाद 17 दिन के अगले दिन
18वें 19वें 20वें दिन में क्या होता है, ये जो गर्भाशय की अंदर वाली परत थी जिसको एंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं, उसमें ब्लड के टिश्यूज होते हैं। इन ब्लड के टिश्यूज में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, सूजन शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये गर्भाशय अपने आप को तैयार करता है। इसको लगता है भैया अंडा आ सकता है, फर्टिलाइज्ड एग आ सकता है, जाइगोट आ सकता है, तो इस जाइगोट को हमें खून वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा, तो हम पहले से तैयारी करके रखते हैं। तो ये क्या होगा, 17वें दिन के बाद इस यूट्रस की अंदर वाली जो परत है जहां पे बच्चा आके चिपकना शुरू होता है, जहां पे बच्चा आके चिपकता है, क्योंकि बच्चा तो आया नहीं है, बच्चे का मतलब जाइगोट आया नहीं है, ब्लास्टोसिस्ट आया नहीं है, लेकिन गर्भाशय अपने आप को तैयार करना शुरू कर देता है। अपनी एंडोमेट्रियम लेयर में बहुत सारे ब्लड के टिश्यूज होते हैं, उनमें स्वेलिंग पैदा कर देता है कि भैया हो सकता है यहां पर जाइगोट आ जाए, हमें उसको रोकना है। अब जाइगोट आया नहीं तो क्या हो गया, 17वें 18वें 19वें 20वें 21वें 22वें 23 24 25 26 27 28 दिनों तक ये यहां की परत मोटी हो जाती है, एंडोमेट्रियम लेयर, और उसमें ब्लड टिश्यूज बहुत ज्यादा आ जाते हैं। और जैसे ही 28वां 27वां 28वां दिन बीतता है तो प्यारे बच्चों इस गर्भाशय को लगता है कि अब तो कुछ होना नहीं है, जाइगोट तो आए नहीं है। तो ये यहां की एंडोमेट्रियम लेयर में जो मसल्स होती है, उन मसल्स में खिंचाव पैदा होता है, मांस खिंचता है, और खिंचने से जो ब्लड के टिश्यूज होते हैं वो फटते हैं, और यहां से फिर अगले 4 दिन तक 4 दिन तक वो जो खून के टिश्यूज थे वो फट गए, और यहां से ब्लड निकलना बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं या पीरियड्स कहते हैं। आप सुनना मेरे बच्चों ध्यान से, आप कहोगे मैम पीरियड्स हुए क्यों? अरे भैया ये जो अंडा यहां पे इंतजार कर रहा था, इस अंडे को स्पर्म्स नहीं मिले, तो अब ये अंडा खुद ही जाएगा ना, अनफर्टिलाइज्ड एग यहां से जाएगा और इस रास्ते से ये जो यहां पर क्या था, ब्लड वाले टिश्यूज थे, ये फटेंगे, या फटने से ब्लड निकलेगा और इस अंडे को बाहर निकाल देगा। ये लो, बाहर निकाल देगा। अगर यहां पर स्पर्म्स की एंट्री हो जाती तो ये फर्टिलाइज्ड एग आता पीछे से, और ये फर्टिलाइज्ड एग इस एंडोमेट्रियम लेयर के साथ चिपक जाता है ऐसे, और फिर इसी खून से जो ब्लड पीरियड्स में बाहर गया है, उसी खून से इस बच्चे का लालन पोषण होता है, इस बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचती, इस बच्चे को न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ पहुंचता, और 9 महीने तक इस बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता। अब फर्टिलाइज्ड एग आया नहीं, चिपका नहीं, यहां पर नहीं चिपका, तो यूट्रस को पता लग गया भैया ये तो अनफर्टिलाइज्ड एग है। तो ये क्या करेगा, अपने यहां के टिश्यूज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, खिंचाव पैदा करेगा, मांस फटेगा, अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, फट जाती हैं, और यहां से ब्लड बाहर निकलता है, और ये अंडा बाहर निकल जाता है। लेकिन ये अंडा कैसा है, अनफर्टिलाइज्ड है। ये कब होता है बच्चों, सुनो, इसमें आपको लिखना है, ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको प्रॉपर। देखो 14 डेज तक एग मैच्योर हुआ, 15, 16, 70 डेज में ओव्यूलेशन हुआ। 17वें दिन के बाद क्या होता है, 17वें दिन के बाद जो यूट्रस की दीवार होती है, यूट्रस की क्या होती है, दीवार, या यूट्रस की जो लेयर होती है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं। कौन सी लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर, एंडोमेट्रियम परत बोलते हैं। इस लेयर में क्या होना शुरू हो जाती है, इसमें सूजन होना शुरू हो जाती है, सूजन हो जाती है, यहां के टिश्यूज स्वेल कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो लगता है भैया बच्चा आ रहा है, उसको लालन पोषण देना है, लेकिन बच्चा आया नहीं, अंडा बिना फर्टिलाइज हो गया आ गया। तो जैसे ही बिना फर्टिलाइज हुआ अंडा आया, तो 28वें दिन के अगले दिन, 28 के बाद कौन सा 29वां दिन होता है ना, तो अगले 4 दिन तक, 4 से कुछ महिलाओं में 5 दिन भी होता है, किसी किसी में 3 से 4 दिन तक क्या निकलता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो निकलता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो निकलता है। इसी को आप आम भाषा में पीरियड्स कहते हैं। वो ब्लड के साथ वो अंडा बाहर निकल जाता है, अंडा बाहर निकल जाता है ब्लड के साथ, और इसी ब्लीडिंग को हम मेंस्ट्रुअल फ्लो या पीरियड्स कहते हैं। और जब ये मेंस्ट्रुअल फ्लो पहली बार स्टार्ट होता है,
जब किसी लड़की की फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो मैंने कल पढ़ाया था उसे क्या बोलते हैं, मेनार्की। और जब लास्ट टाइम आता है 45 से 50 साल के बीच में तो उसे मीनोपॉज कहते हैं। इसे पहली बार जब उसके पीरियड्स आए या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई तो उसे कहते हैं हम रजोनवृत्ति, नहीं रजोदर्शन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और लास्ट टाइम आई तो उसको रजोनवृत्ति कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं। ये लो मैम एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, सुनिए मैं एग्जाम के क्वेश्चन करवाती हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, 28 दिन करके आना। अंडे का मैचुरेशन में कितना समय लगता है, 0 से 14 डेज करके आना। ओव्यूलेशन डेज, हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, कौन से डेज को मानी जाती है, 15वें 16वें 17वें दिन को ओव्यूलेशन डेज कहते हैं। अंडे को मैच्योर करवाने का काम यहां पर कौन से हार्मोन का होता है, एफएसएच, मैं पढ़ा चुकी हूं। ओव्यूलेशन का काम कौन से हार्मोन का होता है, एलएच हार्मोन। तो अगर इन दिनों में स्पर्म्स की एंट्री आ गई हो गई तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा बनेगा, लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी। अगर नहीं आए स्पर्म्स तो क्या होगा, 14वें दिन के बाद 14 से लेकर ये 17वें दिन के बाद 28 दिन, 17-18 के बाद 28 दिन, मान लो अगले 9-10 दिनों तक यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसमें सूजन पैदा होती है, वो अपने आप को बच्चे के इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करती है। लेकिन बच्चा नहीं आया है तो क्या होता है, उसके बाद 28 दिन के बाद अगले 3 से 4 दिन तक मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है। इसी को आप पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। अब आप कहोगे मैम क्या दर्द होता है लड़कियों को, क्यों नहीं होगा दर्द, ऐसे टिश्यूज फटते हैं यूट्रस की लाइन के, तो ब्लड जब टिश्यूज फट के ब्लड बाहर निकलेगा तो भैया क्या होगा, दर्द तो होगा। मैम लड़कियां पीरियड्स के समय चिड़चिड़ी क्यों हो जाती हैं, देखो ना कितने सारे हार्मोन्स का अप डाउन चल रहा है, हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो भैया जब हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं तो मूड चिड़चिड़ाना, इरिटेशन होना एक नॉर्मल स्वाभाविक सी चीज है जो हर एक लड़की के साथ होता है, ठीक है। अब इस समय जो दर्द होता है उसको पीरियड्स पेन या पीरियड्स क्रैम्प कहा जाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं जब लड़की पीरियड्स में आती है तो उस समय उसको आचार को नहीं छूना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, फालतू की बकवासें होती हैं। कहते हैं पीरियड्स का खून होता है वो गंदा होता है। अरे भैया इसी पीरियड्स वाले खून से आप सब लोग सिंचे गए हैं। अरे जब ये अंडा आया तो इसी खून से तो हम सबको ऑक्सीजन, दवा, पानी, खून, सब ऑक्सीजन, पानी, खून, विटामिन सब कुछ मिला, उसी खून से सींच के हम बने हैं। और अगर वही खून बाहर निकल गया तो वो गंदा हो गया क्या, तो फिर तो हम सब गंदे हैं, क्योंकि हम सब तो इसी चीज से ही देन है, राइट। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूं। ये पुराने जमाने में इतने ज्यादा जब टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, लोगों को जागरूकता नहीं थी, तो पुराने जमाने में औरतों किचन में कितना काम करना पड़ता था पुराने जमाने में। तब तो चूल्हा होता था, गैस चूल्हा तो अब आ गया है ना। तो 5-5 घंटे रसोई में रहना पड़ता था। और लड़की के मतलब उस समय औरतों के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी वो आ रखी थी और उसको कितना पेन हो रहा है, थकान हो रही है, ब्लड बाहर निकल रहा है उसके शरीर से, तो कितनी थकान होती है, चक्कर आते हैं। उस समय वो उसको किचन में काम करना भी अलाउड करते हैं, है ना। तो वो पुराने जमाने में ऐसा बोल दिया था कि नहीं अभी इस महिला को आराम की जरूरत है तो उसको किचन में ना जाना दिया जाए। अब आजकल की जनरेशन कहती है कि नहीं 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 नहीं, उसको तो किचन में ही नहीं घुसना चाहिए। अरे भैया फालतू की बातें। अगर किसी लड़की के पीरियड्स आ रखे हैं वो आचार को टच कर लेगी तो आचार खराब हो जाएगा। आचार खराब होता है बैक्टीरिया या फंगस के इन्फेक्शन से, ना कि किसी महिला के छूने से कोई आचार खराब होता है। ये फालतू की बातें हैं, ठीक है। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, हम सब इसी प्रोसेस की देन है ना। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। तो इसी के साथ हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये ग्राफ वही बता रखा था जो मैंने समझाया कि स्टार्टिंग के 14 डेज में फॉलिकुलर फेज कहा जाता है इसको। फॉलिकुलर का मतलब फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं। इसको ओव्यूलेशन डेज कहा जाता है, जिसको दूसरा नाम फर्टाइल पीरियड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है इन दिनों में। और इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ये ल्यूटियल फेज में क्या होता है, जो यूट्रस के अंदर वाली लाइन होती है उसमें स्वेलिंग आती है, सूज जाती है ना, और अपने आप को प्रिपेयर करती है किसके लिए, कि बच्चा आ गया तो उसके लिए। और बाद में क्या होता है, 28 दिन के बाद बच्चा नहीं आया है तो वही एग
पीरियड्स के फ्लो के साथ बाहर निकल जाता है। ये ग्राफ ऐसे ही समझा रखा है। अब देखो ऐसे ग्रोथ होती है फॉलिकल की। अब देखो ऐसे छोटा सा था, फिर मैच्योर हो गया। ये ओव्यूलेशन डेज में अगर स्पर्म्स आ गए तो ऐसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं आए तो इस तरीके से कॉर्प्स ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, फिर यही यहां से बाहर निकल जाता है यूट्रस से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा आज बहुत बड़ा चैप्टर खत्म हो गया। अब इसी चैप्टर से मिलता जुलता जो चीज है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। गर्भ निरोधक विधियां, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन का एग्जाम हो, सब में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। इस साल 2025 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ उसमें बेटा ऐसी कोई शिफ्ट नहीं थी जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्वेश्चन ना आया हो। तो हमें वो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो हम एक क्लास लगाएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, फिर हम करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी ना भी करा तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो तो हम प्लांट्स वाले केस में वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, जब बॉटनी पढ़ेंगे तो वहां कर लेंगे, डोंट वरी। एक काम करते हैं, अभी इसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को खत्म करके इसके चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में पढ़ लेंगे, डोंट वरी। ठीक है बच्चों। अब बताओ मैम 28 से 30 दिन ऑप्शन में नहीं आता है बेटा। हाँ, अगर ऑप्शन आपको चूज करना पड़े तो 28 से 30 वाला ही करना पड़ेगा। फिजिक्स की क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं चलती हैं, एरर आता है। नहीं बेटा, सारी क्लासेस चल रही हैं, कोई क्लास में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आप अपना इंटरनेट चेक करो, क्लासेस डाउनलोड का ऑप्शन तो दे रखा है आपको, क्लास डाउनलोड कर लिया करो आप। ठीक है। अविनाश, पंकज, सौरभ कह रहे हैं बता दीजिए, क्या बताएं, बताओ सौरभ क्या पूछ रहे हो आप। मैंने आपको बहुत अच्छे से रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दिया है, यकीन मानना। अच्छा यकीन क्या, रुक जाओ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कर लेते हैं अपन। देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पहले नहीं करवाते थे हम बैचेस में, क्योंकि पहले एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आते थे। अब मैंने कहा ना लेटेस्ट एग्जाम के पैटर्न पे हम पूरा बैच खत्म करेंगे, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमें पढ़ने पड़ेंगे बेटा, पूरा 1 घंटा लगेगा पढ़ाने में। एनसीईआरटी में जो जो मेथड्स दिए हुए सब हमको पढ़ाने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा कल सैटरडे है ना, कल मेरी क्लास हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, 50-50% चांसेस है मेरी क्लास होने के। कल मुझे एक काम से जाना है, तो अगर नहीं गई तो मेरी क्लास हो भी सकती है, नहीं तो नहीं भी हो सकती है। आप देख लेना एक बार एप्लीकेशन पे आके, ठीक है। हाँ विकास जी, लेटेस्ट एमसीक्यू करवाएंगे, तुम काहे को घबरा रहे हो। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का पीडीएफ में डलवा दूंगी, डोंट वरी, रुक जाओ, पहले पढ़ तो लो फिर पीडीएफ डलवाएंगे। शनि कह रहे हैं एसएससी एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, हंस हंस के हो जाएंगे बेटा। एसएससी का तो एक क्वेश्चन ही बाहर नहीं जाएगा। कहां पढ़ते हैं एसएससी वाले बच्चा इतना डीप में, हैं? ठीक है बच्चों, तो कल मेरी क्लास हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, देख लेना एक बार। अगर कल नहीं होती है तो डायरेक्ट मंडे को मिलेंगे हम अब।